हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मनीषा भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपको एक यूपी में एग्ज़ाम हुआ था, यूपी पीजीटी का 2021 में। तो आज हम लोग यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। एजुकेशन सब्जेक्ट में हुआ था वो, तो उसमें काफ़ी मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें कंसेप्ट बेस्ड भी हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा थोड़ा अगर किसी में डिटेल की ज़रूरत होगी तो वो भी देखते जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। हु सेड दैट गॉड इज बोथ द लॉ एंड लॉ गिवर? किसने कहा कि ईश्वर दोनों है, कानून और कानून देने वाला? पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरिस्टोटल, महात्मा गांधी, स्वामी रामकृष्ण। तो हमारा इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडियलिज्म एम्फेसाइज द मोस्ट ऑन? आदर्शवाद पर सबसे अधिक जोर देता है। आदर्शवाद किस पर सबसे अधिक जोर देता है, ये होगा इसका मतलब सही जो वो है क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेशन, कि आदर्शवाद किस पर सबसे ज्यादा जोर देता है। तो एम ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, स्कूल या डिसिप्लिन? तो इसका हमारा हो जाएगा एम ऑफ एजुकेशन। Who proposed the product movement method of coefficient of correlation? सहसंबंध गुणांक की उत्पाद आगुण विधि का प्रस्ताव किसने दिया? ये किसने दी है ये वाली? फिशर, पियर्सन, स्पीयरमैन या फर्ग्यूसन? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पियर्सन। नेक्स्ट है, वी कैन कॉल महात्मा गांधी एन आइडियलिस्ट बिकॉज? महात्मा गांधी को हम आदर्शवादी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि फॉर हिम एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट, he saw education as a tool of social revolution, he believed that truth is the ultimate value, he emphasized character building। एक्चुअली सारे ऑप्शन ही ऐसे लग रहे हैं जो कि महात्मा गांधी से के लिए मतलब अप्रोप्रिएट बैठते हैं, लेकिन क्योंकि हम आइडियलिस्ट की बात करते हैं, वो लोग बात करते हैं ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस की, वैल्यूज की, तो हमारा हम इसके साथ जो आंसर जाएगा वो जाएगा ही बिलीव दैट ट्रुथ इज द अल्टीमेट वैल्यू। नेक्स्ट है, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन बीइंग रिलेट टू? मनुष्य में वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक संबंधित हैं। डिफरेंसेस इन देयर हेरिडिटी ओनली, डिफरेंसेस इन देयर एनवायरमेंट ओनली, डिफरेंसेस इन देयर हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या एन इंटरेक्शन बिटवीन फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंटरेक्शन बिटवीन फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हमारे निर्धारित होते हैं वो इंटरेक्शन के द्वारा, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के इंटरेक्शन द्वारा निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलर डेवलप्ड, कोहलर ने किस सिद्धांत को विकसित किया? कंडीशनिंग थ्योरी, एसआर बॉन्ड थ्योरी, इनसाइट थ्योरी या फील्ड थ्योरी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इनसाइट थ्योरी। व्हाट इज फ्लैश बल्ब मेमोरीज? फ्लैश बल्ब यादें क्या है? ऑप्शन है, व्हेन वन कैन रिमेम्बर विविडली, व्हेन यू कैन रिटेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, मेमोरी ऑफ फर्स्ट हैंड एविडेंस, या ऑल ऑफ द अबव? एक्चुअली फ्लैश बल्ब मेमोरीज जो होती है वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप होता है, जिसे बोलते हैं हम एपिजोडिक मेमोरी। और इसको हम जो है इसमें मतलब हमें जो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी हुई कोई घटना होती है जो हम एकदम से याद रह जाती है, तो वो हम यहाँ पे फ्लैश बल्ब मेमोरी में मतलब हम अगर 40 साल बाद भी उसको याद करेंगे तो वो हमें याद आ जाएगी कि हाँ ऐसा हुआ था एक बार। तो तो इसमें ये सारी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि रिमेम्बर विविडली, व्हेन यू कैन रिटेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसे आप लॉन्ग टाइम तक रिटेन करके रख सकते हैं, और ये फर्स्ट हैंड एविडेंस होती है, मतलब एक बार में घटित होती है और उसी टाइम में याद हो जाती है, इस तरीके से है ये। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस वाली जो मेमोरी है फ्लैश बल्ब मेमोरी को, इसको ब्राउन एंड कुलिक ने 1977 में दिया था ये टर्म, और ये इमोशनल एराउजल की वजह से होती है, ठीक है, और ये एपिजोडिक होती है, वो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी फैक्टर्स डिड कैटल यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी? कैटल ने व्यक्तित्व मापन में कितने कारकों का प्रयोग किया है? 10, 12, 16, 18? तो इसका हमारा हो जाएगा 16 फैक्टर्स, यानी 16 कारक। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर है
वो कैटल द्वारा डेवलप करी गई थी 1949 में, जिससे हम पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं। और ये सारे जो हैं सोर्स ट्रेट के ऊपर डिपेंड है, मतलब ये जो हमारी इन्वेंट्री है ये वाली कैटल द्वारा जो यूज की गई है, बनाई गई है, तो वो हमारी सोर्स ट्रेट को मेजर करती है। और कैटल ने दो तरीके के ट्रेड्स बताए, सरफेस ट्रेड और सोर्स ट्रेड। सरफेस जो हम किसी के व्यवहार को देखते ही जज कर लेते हैं कि हाँ ये मतलब बहुत ज्यादा बात होनी है, या मतलब जो भी मतलब देखने से पता चल जाते हैं, वो हमारे सरफेस ट्रेड्स होते हैं। और जो सोर्स ट्रेड होते हैं जो डोमिनेट करते हैं किसी के व्यवहार को, वो हमारे सोर्स ट्रेड्स होते हैं। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन है हमारे स्वामी विवेकानंद, इंदिरा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या अरविंदो। तो हमारा आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा फॉर्म की गई थी 1931 में, इसको शांति निकेतन कहा जाता था पहले। वेस्ट बंगाल में ये इन्होंने बनाई करी थी। और यहाँ का जो मोटो है वो है यत्र विश्वम भव्यता एकादिनम। ये है मतलब जिसका मीनिंग होता है वेयर द होल वर्ल्ड मीट्स इन द वन नेस्ट। और इसे इस वाली यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे दिया गया था सन 1951 में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलसी। टीएलसी का पूर्ण रूप क्या है? टाइम बाउंड लर्निंग कोर्स, टोटल लर्निंग करिकुलम, टोटल लिटरेसी कैंपेन या ट्रेनिंग लर्निंग कैंपेन। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल लिटरेसी कैंपेन। ये टोटल लिटरेसी कैंपेन वाज लॉन्च इन 1988 अंडर द नेशनल लिटरेसी मिशन। ये 1988 में लॉन्च किया गया था नेशनल लिटरेसी मिशन के अंतर्गत। और इसमें एडल्ट यानी 15 to 35 एज ग्रुप के जो थे उनको फंक्शनल लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए इस मिशन को लाया गया था। इसका मेन एम जो था वो ये था। हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक एमएल। एमएल पुस्तक के लेखक कौन है? अरिस्टोटल, रूसो, डीवी या किलपैट्रिक। तो रूसो हैं इसके, एमएल के। इसके अलावा जो रूसो हैं वो के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये नेचुरलिज्म को बिलोंग करते हैं। इन्होंने एमाइल लिखी थी। इसके अलावा इनकी कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिनका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट। और ये कहते थे मैन इज बॉर्न गुड सोसाइटी करप्ट, मतलब जो इंसान है वो तो अच्छा होता है बाय नेचर, लेकिन इस समाज में रह के वो करप्ट हो जाता है। और इन्होंने जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर फोकस किया था। इन्होंने नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट भी दिया था। और इन्होंने एक्सपीरियंस पर फोकस किया था। रूट लर्निंग के ये बहुत खिलाफ थे। और इनका जो एम है वो है कि फुल नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, मतलब नेचुरली ही बच्चे को नेचर के साथ ही उसे बड़ा होने दीजिए, वही उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो इनका मेन मतलब फोकस वही था इनकी थ्योरी में। नेक्स्ट है हमारा, हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जॉन डीवी, थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर या जेबी वॉटसन। तो व्यवहारवाद की बात हो रही है तो हमारे हो जाएंगे जेबी वॉटसन। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्टेड। कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद, बंगाल, चंपारण या बारदौली। तो हमारा वो पहला हुआ था चंपारण में 1917 में। प्या, प्याजेस प्री ऑपरेशनल स्टेज रेंज फ्रॉम। प्याजे की पूर्व क्रियात्मक अवस्था कौन से उसमें आती है? तो इसकी हम देख लेते हैं, चार स्टेजेस होती हैं। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। सेंसरी मोटर जो होती है 2 से 7 साल, वो 0 से 2 ईयर्स के लिए होती है। प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स, फॉर्मल ऑपरेशन 11 ईयर्स। और जो सेंसरी मोटर होती है उसकी जो सबसे मेन फीचर होता है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। प्री ऑपरेशनल का ईगोसेंट्रिसिज्म और सिंबॉलिक प्ले। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो कि 7 से 11 साल की होती है उसमें कंजर्वेशन, लॉजिकल थिंकिंग ये डेवलप होती है। और फॉर्मल ऑपरेशन या एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग हमारी डेवलप होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यानी 11 साल के बाद में। तो ये हमारी हो जाएगी प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल। अच्छा, हम थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में भी देख लेते हैं कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी है। इन्होंने कहा था कि जो बालक है वो कंस्ट्रक्टिव वे में मतलब सीखता है, एनवायरनमेंट के साथ क्रिया करके कंस्ट्रक्ट
करता है, अपनी जो रियलिटी होती है, जो चीजें होती हैं वो सीखता है, खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। ये इंटरेक्शन उनके साथ सीखता है एनवायरनमेंट के। और इन्होंने उनके कुछ की कंसेप्ट है, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और एक्यूमुलेशन। जब हम इनके पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारे आपको दिखाई देंगे, ये सारे टर्म्स उनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा ये कि आपके दिमाग में रहे कि क्या क्या चीज़ें हैं किस किस चीज़ में। और इन्होंने कहा है कि लर्निंग जो है वो एडेप्टेशन की वजह से होता है। जब हम अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करते हैं तो हम लर्निंग करते हैं। और इन्होंने स्टेज वाइज इसको दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। और इन्होंने कहा है कि ये सीक्वेंशियल होता है, मतलब इनमें कोई बीच बीच में ऐसा नहीं है कि पहले कुछ हुआ, एक सीक्वेंस में ही चलेंगे, पहले एक स्टेज आएगी, इसके बाद दूसरी आएगी, इसके बाद तीसरी आएगी, ऐसे ऐसे नहीं है डायरेक्ट फर्स्ट से थर्ड पे पहुंच जाए। और सबके लिए मतलब उन्होंने कहा कि सबका सेम होता है, यूनिवर्सल कहा है इन्होंने कि एक ही ऑर्डर में सारे बच्चे डेवलप होते हैं। और इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग पर एम्फेसाइज किया है। और इन्होंने कहा कि टीचर का जो रोल है वो फैसिलिटेटर का होना चाहिए, इंस्ट्रक्टर का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टोर हाउस ऑफ साइकिक एनर्जी इज, मानसिक ऊर्जा का भंडार है, ईगो, ईड, सुपर ईगो एंड मोटिव्स। एक्चुअली आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि काफी गैप हो गया है और कुछ तो जाना चाहिए बच्चों के पास में, तो आज मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। स्टोर हाउस ऑफ साइकिक एनर्जी इज, मानसिक ऊर्जा का भंडार है, ईगो, इड, सुपर ईगो। तो स्टोर हाउस ऑफ साइकिक एनर्जी हमारी होती है इड। इड हमारा जो होता है वो हमारे साथ जन्म से ही मतलब होता है। ये किस फ्रॉइड ने दिया है ये कंसेप्ट इड, ईगो और सुपर ईगो का। और ये कहते हैं कि ये बहुत ही मतलब वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है उसमें। और इड के बारे में एक और ये इन्होंने कहा कि इड जो है वो मतलब प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है और ये टोटली अनकॉन्शियस होता है। ये कुछ चीजें हैं जो हमें इड के बारे में याद रखने की जरूरत है। हु बिलीव्स इन बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद में कौन विश्वास करता है, पेवलॉव, फ्रॉइड, लेशले या एडलर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पेवलॉव। और इसके अलावा कुछ और बिहेवियरिस्ट हैं, जॉन जॉन वी वॉटसन, ये तो फाउंडर ही है इनके, मतलब फादर कहे जाते हैं बिहेवियरिज्म के। और इवान पेवलव हो गए जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, स्किनर हो गए जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है, और ईएल थॉर्नडाइक, ये भी बिहेवियरिज्म से ही रिलेटेड है, उन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग के ऊपर फोकस किया है। विच इज नॉट रिलेटेड टू आइटम एनालिसिस, वस्तु विश्लेषण से संबंधित नहीं है, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, डिफिकल्टी इंडेक्स, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स और नन। तो इसमें हमारा डिफिकल्टी इंडेक्स और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स जब हम आइटम एनालिसिस करते हैं किसी भी टेस्ट की, तो इन दोनों को निकालते हैं, मोस्टली अचीवमेंट टेस्ट में किया जाता है। और रिलायबिलिटी कोफिशिएंट आइटम एनालिसिस का पार्ट नहीं होता, ये एक स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस का पार्ट होता है। तो ये हमारा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। हमारा जो आइटम एनालिसिस है इसके अंदर तीन मेन पार्ट्स आते हैं। डिफिकल्टी इंडेक्स देखते हैं हम, इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ इजी और डिफिकल्ट एन आइटम इज, मतलब कितना डिफिकल्ट या इजी है कोई भी आइटम, जिससे कि मतलब पता चले कि कैसा है वो क्वेश्चन। डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कि हाई रेंज वाले बच्चे जो हैं, लोअर वाले एवरेज, उन सबको आपस में डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ रॉन्ग ऑप्शन, मतलब कितने अच्छे मतलब डिस्ट्रैक्टर है। कई बार क्या होता है कि हम लोग हमारे सामने ऐसे ऑप्शन होते हैं कि हम मतलब ये सोचने लगते हैं अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्टर हाई होगा उतना ही ज्यादा वो अच्छा होगा, और वो लो अचीवर्स को और हाई अचीवर्स को अलग अलग कर पाएगा। तो हम याद रखेंगे कि तीन चीजें आती हैं इसके अंदर, डिफिकल्टी इंडेक्स, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स और डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस। तो थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है मीडियन ऑफ 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 इज, क्या है इसका मीडियन क्या है। मीडियन का मतलब होता है मध्यांक। अब इसमें दो तरीके होते हैं,
इवन नंबर से और ऑड नंबर से। अब हम इन्हें काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा 10 नंबर है, यानी हमारा इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर होता है तो हम बीच के दो, यानी अगर 10 है तो फिफ्थ नंबर का और सिक्स नंबर का, यानी इधर से 1 2 3 4 5 और 6, इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वही मीडियन हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे ऑड नंबर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 7 तक ही नंबर होते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ तक 7 तक ही अगर इसमें नंबर होते हैं, अगर 8 नहीं होता तो हम इधर से फिफ्थ नंबर तक काउंट करते हैं, मतलब बीच का नंबर ले लेते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 यानी 6, तो भी हमारा 6 ही होता। मतलब इस तरीके से रहता है, दोनों का अलग अलग रहता है। अगर इवन है तो बीच के दोनों को हम जोड़ के उसे 2 से डिवाइड करके निकालते हैं मीडियन को, और अगर ऑड नंबर है तो हम जो बीच वाला जो नंबर होता है उसी को पिक कर लेते हैं। मीडियन मतलब मध्यांक, बीच का जो अंक आने वाला है वो। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 6। Rorschach test measures conscious desires, dreams, unconscious intentions या all। तो इसमें हमारा हो जाएगा अनकॉन्शियस इंटेंशन, क्योंकि रोशन ब्लड टेस्ट जो है वो एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है और वो अनकॉन्शियस चीजें जो होती हैं उनको मेजर करता है। इसको हमारा हरमन रोशा ने 1921 में दिया था, और इसमें टोटल 10 कार्ड्स होते हैं, 5 ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और 2 ब्लैक एंड रेड होते हैं और 3 इसमें मल्टी कलर के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड एट सामान्य वितरण में माध्य माध्यिका बहुलाक होते हैं, मिड पॉइंट पर, डिफरेंट पॉइंट्स पर, डिफरेंट साइड पर या नन। तो इसमें हमारा हो जाएगा जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है तो हमारे मीन मीडियन मोड तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर पड़ते हैं, तो हमारा हो जाएगा मिड पॉइंट आंसर इसका। अब हम ये देख लेते हैं कि एनपीसी में क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे कि ये बेल शेप्ड होता है, सिस्टमेटिक कर्व होता है, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करता है। इसमें मीन मीडियन मोड एक ही उस पे पढ़ते हैं, एक ही पॉइंट पे पढ़ते हैं मिडिल में। कर्व्स इज हाईएस्ट एट द मीन एंड डिक्रीजेस ग्रेजुअली ऑन बोथ साइड, मतलब बीच में तो ये जो मतलब हाईएस्ट पीक पर होता है और फिर ऐसे करके ग्रेजुअली वो होता चला जाता है डिक्रीज। कर्व जो होता है वो सिम्प्टोटिक होता है, मतलब उसकी जो लाइनें होती हैं वो कभी आपस में टच नहीं होती हैं, वो ऐसे ही रहेंगी, ऐसे करके पैरेलल रहेंगी बट टच नहीं होगा। टोटल जो एरिया है वो 100% रहता है इसमें, और 2 इक्वल्स में अगर हम करते हैं तो 50% एरिया एक तरफ आता है उसमें, और बस इसमें यही है। अब हमारा इसमें प्लस से 1 सिग्मा के बीच जो इसकी वैल्यू रहती है 68.26 रहती है, +2 सिग्मा के अंदर 95.44% केसेस आते हैं, और +3 सिग्मा के अंदर 99.73 केसेस आते हैं, बाकी और छोरों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन रूल होता है। अब नेक्स्ट है स्पीयरमैन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इंक्लूड, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में शामिल है 1G and 1S, 1G and many S, many equal factors और only G। तो इसका हमारा हो जाएगा 1G and many S factors। उन्होंने कहा था कि बुद्धि जो है एक सामान्य फैक्टर होता है उसमें, जो कि उन्होंने बाय बर्थ बोला था कि बच्चे में जन्म से होता है, और एक एक्वायर्ड होता है जिन्हें उन्होंने स्पेसिफिक बोला था कि वो बहुत मतलब एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मिलके तब हमारी इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है, मतलब जनरल के साथ स्पेसिफिक मिलते हैं और मतलब बुद्धि होती है, इस तरीके से मतलब कंस्ट्रक्ट होती है बुद्धि। तो ये 1904 में इन्होंने दिया था, और 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी हम इसको बोलते हैं, और इसमें जो 2 फैक्टर हैं वो जी और एस है। जी जनरल इंटेलिजेंस को डिनोट करता है, और एस फैक्टर जो है वो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टास्क में, आप जितनी टास्क में मतलब प्रो होते चले जाएंगे उतने ही आपके अंदर स्पेसिफिक फैक्टर्स आते जाएंगे, और आपकी मतलब इंटेलिजेंस उसी एरिया में बढ़ती जाएगी। लेकिन एक कॉमन फैक्टर होना जी, एक नॉर्मल जी होनी जरूरी है।
नेक्स्ट है हु रोट राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्लन, रहीमदास, श्रीलाल शुक्ला या नीरज? तो इसके हमारे हो जाएंगे कल्लन। लीस्ट प्रैक्टिस्ड मेथड इन गुरुकुल सिस्टम, सबसे कम प्रचलित कौन सी है? लेक्चर, एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्कशन, रिसाइटेशन। तो इसमें से सबसे कम जो हमारी वहां पे यूज होती थी गुरुकुल सिस्टम में, एक्सपेरिमेंटेशन हो जाएगी। चेयरमैन ऑफ काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा परिषद की अध्यक्ष इंदिरा गांधी, हंसा मेहता, सुभद्रा कुमारी चौहान और स्वरूप रानी। एक्चुअली चेयरमैन ऑफ काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो हमारी हो जाएंगी हंसा मेहता। लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मैं करेक्शन करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे काउंसिल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर में हंसा मेहता दिया हुआ है, तो हम हंसा मेहता टिक कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे दुर्गाबाई देशमुख दी हुई होती और यहाँ पे काउंसिल दिया हुआ होता, तो हम दुर्गाबाई देशमुख के साथ जाते। और अगर यहाँ पे कमेटी फॉर वुमेन एजुकेशन होता, तो हम हंसा मेहता के साथ में जाते। दोनों में अंतर है। जो चेयर ये काउंसिल है, काउंसिल के लिए तो हमारी दुर्गाबाई देशमुख जी आती हैं, और कमेटी फॉर वुमेन एजुकेशन के लिए हमारी हंसा मेहता जी आती हैं। मैंने थोड़ा नोट भी किया था यहाँ पे। हाँ, ये रहा काउंसिल जो है, मतलब काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन, उसकी हमारी दुर्गाबाई देशमुख जी हैं। और कमेटी, लेकिन क्योंकि यहाँ दुर्गाबाई देशमुख जी इन्होंने दी हुई नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए हम हंसा मेहता के साथ जा रहे हैं। और आंसर भी मतलब उन्होंने भी हंसा मेहता को ठीक ही माना है आयोग ने, तो हम हंसा मेहता को ही लॉक कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखने वाली चीज है, और अगर कमेटी की बात की जाएगी तो हमारी हंसा मेहता आएंगी। हाँ, इन्होंने थोड़ा सा ये गड़बड़ करी हुई है इस क्वेश्चन में। और जो दुर्गाबाई देशमुख वाली जो काउंसिल थी, उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लड़कियों को और लड़कों को, इस पे फोकस किया था। और जो हंसा मेहता कमेटी थी, उन्होंने करिकुलम इक्वलिटी, मतलब एक जैसा करिकुलम होना चाहिए लड़के का और लड़कियों का, उस पर जो है फोकस किया था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय, सीखने का प्रयत्न एवं मूल सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, पेवलव, कॉहलर, थॉर्नडाइक। तो ट्रायल एंड एरर की बात हो रही है, तो ये हमारा हो जाएगा थॉर्नडाइक। इन्होंने ये जो था 1898 में दिया था, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने इसको। और उन्होंने एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, वो सब आपको पता ही होगा कि फिश रख दी थी, फिर उसने पंजे से खोलने की कोशिश की, तुक्का लगा और खुल गया। तो वो है, इन्होंने कुछ लॉज दिए थे जो जिन्हें कि लर्निंग के लॉज कहा जाता है। इनमें 3 मेन है और बाकी कुछ गौड़ नियम है। तो 3 जो है उनके, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट है। और सेकेंडरी लॉज जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेस है, लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी और लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये इनके सेकेंडरी लॉज है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के लेखक कौन है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ब्रूनर। ब्रूनर की अब जब हम बात कर रहे हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि इनके और क्या क्या चीजें हैं। इन्होंने स्पाइरल करिकुलम की बात करी है, डिस्कवरी लर्निंग की बात करी है, और इन्होंने इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताया है कि किस तरीके से चीजों का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये 3 चीजें थी, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। हु सेड एजुकेशन इज ए मिडवाइफ ऑफ डेमोक्रेसी, शिक्षा लोकतंत्र की दाई है, किसने कहा है? रूसो, जॉन डीवी, कमेनियस या महात्मा गांधी? यहाँ तो डिस्क्लोज हो रखा है, जॉन डीवी हो जाएगा इसका हमारा आंसर। और हम इनकी कुछ और भी बुक्स देख लेते हैं। माई पेडागोजिकल क्रीड, द स्कूल एंड सोसाइटी, हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। ये इनकी कुछ और मेन बुक्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। और इनके जो मेन कंसेप्ट हैं डीवी के, वो है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस और एक्टिविटी से आती है। और ये प्रैग्मेटिज्म को बिलोंग करते हैं। और इनके अनुसार एजुकेशन इज लाइफ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, मतलब एजुकेशन खुद जीवन है, ना कि जीवन की तैयारी है। स्कूल एक मिनिएचर सोसाइटी के रूप में मानते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे फोकस करते हैं और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं।
इनके जो इम्पोर्टेंट कोर्स हैं कुछ वो भी देख लेते हैं। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। मतलब सेम वही बात है कि एजुकेशन प्रिपरेशन नहीं है लाइफ की, बल्कि खुद में ही लाइफ है। लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करते हैं। और एक कोट है इनका, इफ वी टीच टूडेज स्टूडेंट एज वी टॉट यस्टरडेज वी रॉब देम फॉर टुमारो। मतलब अगर हम किसी स्टूडेंट को ये बता रहे हैं कि हम लोग मतलब पहले कैसे पढ़ते थे या हम लोग पहले क्या करते थे, तो हम उनके आने वाले फ्यूचर को मतलब बिगाड़ रहे हैं। एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड नॉट ए प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग। सेम वही बात है कि ये प्रोसेस है लिविंग की, ना कि फ्यूचर के लिए रेडी करना है। नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बेंडूरा, मॉर्गन, गॉर्डन या रॉजर्स। तो इनमें हमारा आ जाएगा बेंडूरा। बेंडूरा ने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दी है और इसमें यह है कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। बेंडूरा के कुछ और भी कंसेप्ट हैं जिसमें है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, तो हमने देख ही लिया। सेल्फ एफिकेसी और रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की अगर बात की जाएगी तो वो भी हमारे बेंडूरा से रिलेटेड ही होंगे। थॉर्नडाइक्स लर्निंग थ्योरी इज ऑल्सो नॉन एज, थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहलाता है सोशलिज्म, कॉग्निटिविज्म, एसोसिएशनिज्म या कनेक्शनिज्म। तो वो हमारा हो जाएगा कनेक्शनिज्म। इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है और एसआर, इसको हम एसआर थ्योरी भी कहते हैं और कनेक्शनिज्म भी बोलते हैं। इंक्रीज इन हाइट एंड वेट विद एज इज कॉल्ड, आयु के साथ ऊंचाई वजन में वृद्धि क्या कहलाती है? डेवलपमेंट, ग्रोथ, हेल्थ केयर या सोशलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे फिजिकल वेट और हाइट की बात की जा रही है तो हमारी हो जाएगी ग्रोथ। ये क्वांटिटेटिव फिजिकल इंक्रीज पर डिपेंड करती है, ग्रोथ जो होती है उसको बताती है। जबकि डेवलपमेंट में हमारा फिजिकल ग्रोथ मतलब क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव जो होता है चीजें वो भी आ जाती हैं। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए फीचर ऑफ वैदिक एजुकेशन? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, कंजर्वेशन ऑफ कल्चर, डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू नेचर। तो पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट पे फोकस होता था, एक्सपीरियंस और नॉलेज इंक्रीज की जाती थी, कल्चर को भी कंजर्व किया जाता था। बट नेचर के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट की बात पे हम मतलब नहीं कह सकते कि वैदिक एजुकेशन में बात की जाती थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू नेचर। नेक्स्ट है विच कोफिशिएंट शोज द वीकेस्ट कोरिलेशन? कौन सा सबसे कमजोर सहसंबंध है? 0.36, 0.49, -0.95 या 0.11। इसमें साइन से इतना कुछ मैटर नहीं करता है, ये हमें ये देखना चाहिए कि जीरो के पास सबसे कौन सी वैल्यू है, चाहे वो माइनस की हो या प्लस की हो, वही सबसे वीकेस्ट होगी। तो हमारा हो जाएगा 0.11। द कोठारी कमीशन रिपोर्ट वॉज एंटाइटल्ड एज, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम था लर्निंग टू बी, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, सोशल चेंज इन एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो ये हमारा हो जाएगा एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। हु स्टार्टेड द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी जी। आगरा यूनिवर्सिटी इसे, आगरा यूनिवर्सिटी क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो ये हो जाएगी स्टेट यूनिवर्सिटी। विच टीचिंग मेथड वॉज इवॉल्व बाय नेचुरलिज्म? प्रकृतिवाद द्वारा विकसित शिक्षण विधि, ह्यूरिस्टिक, प्लेवे, साइंटिफिक मेथड या प्रोजेक्ट मेथड? एक्चुअली ये सब ही मतलब नेचुरलिज्म जो है सबको मतलब प्रमोट करता है, बट अगर हम सिर्फ एक की बात करें तो वो हो जाएगी हमारी ह्यूरिस्टिक मेथड। नेक्स्ट है विच इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? मीडियन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन या क्वार्टाइल डेविएशन? तो सेंट्रल टेंडेंसी हमारी होती है मीन, मीडियन, मोड। तो हमारा इसमें हो जाएगा मीडियन। हु प्रोपाउंडेड साइकोएनालिसिस? मनोविश्लेषण किसने दिया है? एना फ्रॉइड, जूंग, अल्फ्रेड एडलर या सिगमंड फ्रॉइड? तो अगर हम साइकोएनालिसिस की बात कर रहे हैं तो हम जाएंगे सिगमंड फ्रॉइड के साथ में। सिगमंड फ्रॉइड ने जो पर्सनैलिटी है उसको भी उसके डेवलपमेंट की भी 5 स्टेजेस बताई हैं, जो कि ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनेटाइल। ओरल जो है वो 0 से 1 साल की, एनल 1 से 3 इयर्स की, फैलिक 3 to 6 इयर्स, लेटेंसी 6 to 12 इयर्स और जेनेटाइल 12+ इयर्स जो है वो।
द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, सहसंबंध गुणांक की सीमा है क्या है, तो ये हो जाएगी हमारी +1 से लेके -1। वसुदेव कुटुंबकम गिव्स द मैसेज ऑफ, वासुदेव कुटुंबकम गिव्स द मैसेज ऑफ मतलब वासुदेव कुटुंबकम का संदेश क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन, इमोशनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग या सोशल अंडरस्टैंडिंग, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। डिसअपियरेंस ऑफ कंडीशन रेस्पॉन्स इज कॉल्ड, शर्तित अनुक्रिया का लुप्त होना क्या कहलाता है, तो शर्तित अनुक्रिया का लुप्त होना हमारा कहलाता है एक्सटिंक्शन ऑफ सीआर। यहाँ पे ये है कि जैसे आपने वो पेवलोव का पढ़ा होगा जिसमें डॉगी खाने को देखता है तो उसको की लार गिरती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि फिर वो कंडीशनिंग हो जाती है कि बैल बजाओ तो उसके साथ भी लार आती है, लेकिन जब हम लगातार बैल तो बजा रहे होते हैं और फिर उसको खाना नहीं है तो धीरे धीरे करके ना वो जो रेस्पॉन्स क्रिएट होता था कि लार सलाइव होती थी वो होनी बंद हो जाती है, तो वही कहलाता है एक्सटिंक्शन ऑफ सीआर, यानी डिसअपियरेंस ऑफ कंडीशन रेस्पॉन्स। जब हम लगातार कई खाली अटेम्प्ट करते हैं तो उसके बाद वो उसके प्रति अनुक्रिया करना बंद कर देता है, तो इसका हो जाता है एक्सटिंक्शन ऑफ सीआर। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। एक्विजिशन मतलब जो कंडीशन रेस्पॉन्स है वो डेवलप होना, मतलब जैसे बैल के साथ लार का सलाइव होना, वो हमारा हो जाएगा एक्विजिशन। एक्सटिंक्शन मतलब गायब होना, जब हमने बैल बजाई और लगातार कई प्रयास तक और उसको खाना नहीं दिया तो वो ये शो करेगा कि मतलब फिर लार नहीं सलाइव होगी तो वो हमारा एक्सटिंक्शन कहलाएगा। एक एक कंसेप्ट होता है इसमें स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कि हमने एक्सटेंशन हो गया उसमें कि मतलब बैल बज रही है, हम खाना प्रेजेंट नहीं कर रहे तो लाल भी सलाइव नहीं हो रही है, उसके बाद अचानक से हम एक बार बैल बजा के फिर खाना उसको देना शुरू कर दें, तो मतलब क्या होगा कि फिर वो दोबारा से वो कंडीशनिंग हो जाएगी उसकी बैल के साथ में और फिर से वो दोबारा खाली बैल पर भी सलाइवा मतलब निकालने लगेगा। जनरलाइजेशन मतलब एक जैसे जो भी रेस्पॉन्स होते हैं, मतलब बैल की आवाज पे या कुछ उसी से मिलती जुलती है उन सबको, मतलब अगर सब पे दिया जा रहा है तो वो उन्हें जनरलाइज कर लेगा। और अगर मान लो हमने बैल की आवाज पे तो हमने उसको खाना दिया, लेकिन कोई और आवाज की और उसके साथ उसको खाना नहीं दिया, तो वो डिस्क्रिमिनेट करना भी सीख जाता है। तो मतलब ये सारे कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब उसी से जुड़े हुए हैं, तो ये हमें ध्यान रखना की जरूरत है। नेक्स्ट है विच एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ गॉड, इनमें से कौन है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, किरकेगार्ड, सात्रे, कायल जास्पर या मार्टिन ब्यूबर, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा किरकेगार्ड। जीवा इज शिवा हुज स्टेटमेंट इज दिस, जीव ही शिव है किसका कथन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी जी का या स्वामी विवेकानंद जी का या महावीर स्वामी का। एक्चुअली देखा जाए तो ये हमारा स्वामी विवेकानंद जी के साथ बैठता है, लेकिन आयोग ने इस पे मतलब इसे इसमें किसी को मार्क्स नहीं दिया था और कहा था कि ये मतलब सारे ऑप्शन उन्होंने गलत ही मान लिए थे इसके, इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है आयोग के द्वारा। लेकिन अगर मैं मतलब किसी एक के साथ जाना हो तो स्वामी विवेकानंद के साथ हम जा सकते हैं। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, हु सेड दिस, शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, किसने कहा है, अरविंदो ने, प्लेटो ने, R.S. पीटर्स ने और स्वामी विवेकानंद ने, तो इसका हमारा हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। नॉर्म्स फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट आर डेवलप्ड ड्यूरिंग, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के मानक कब विकसित होते हैं, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम पे, एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे या किसी भी टाइम पे नहीं, तो नॉर्म्स की बात हो रही है तो हमारे स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम पे डेवलप होता है। यूनिवर्सल एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन वाज प्रॉमिस्ड बाय व्हिच ईयर्स, किस ईयर में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने का लक्ष्य रखा गया था, एनईपी 1986 में, तो वो हो जाएगा हमारा 1990। विवेकानंद मेजर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन इज, विवेकानंद का प्रमुख शैक्षिक योगदान किस में है, वुमेन्स एजुकेशन में, मैन मेकिंग एजुकेशन में, एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी में या वेदांतिक एजुकेशन में, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा मैन मेकिंग एजुकेशन।
विच वॉज नॉट प्रपोज बाई द एजुकेशन कमीशन। तो 1964-66 इनमें से क्या प्रस्तावित नहीं किया था शिक्षा आयोग ने? तो एजुकेशन फॉर प्रोडक्शन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन एंड एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को इन्होंने नहीं जो है मतलब सजेस्ट किया था। एजुकेशन कोशेंट इज मेजर्ड बाय द फॉर्मूला शैक्षिक गुणांक का क्या सूत्र है? तो इसका हमारा हो जाएगा EQ मतलब एजुकेशन कोशेंट इज इक्वल टू एजुकेशनल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, यानी ऑप्शन बी। इन एजुकेशन कर्जन एम्फेसाइज ऑन, शिक्षा में कर्जन ने किस पर बल दिया था? अगर देखा जाए तो कर्जन ने एक्सपेंशन पे भी दिया था, क्वालिटी पे भी दिया था। तो मतलब और भी मतलब ये भी सब चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की थी, काफ़ी अच्छा इनका फोकस रहा था। लेकिन आयोग ने इसमें कोई भी आंसर सही नहीं माना था, तो ये कैंसिल हो गया था क्वेश्चन। तो इसमें होगा नन ऑफ द अबव। एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग, शिक्षा मनुष्य निर्माण एवं समाज निर्माण वाली होनी चाहिए, किसने कहा है? तो अभी हमने पीछे भी ये पढ़ा था, मैन मेकिंग की बात हो रही है, तो स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे हमारे। द वर्ड विनय भवन इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित विनय भवन? तो हमारे हो जाएंगे टैगोर जी। हु propounded द साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने, एरिक्सन ने, बेंडूरा ने या ब्रूनर ने? तो साइको सोशल थ्योरी की बात हो रही है, तो ये हमारी हो जाएगी एरिक्सन की। एरिक्सन ने टोटल 8 स्टेज बताए हैं। मैं डेवलपमेंट मतलब बताया कि किस तरीके से व्यक्ति का विकास होता है। और उन्होंने कहा है कि कुछ मतलब क्राइसिस होते हैं हर स्टेज के, और उनको सॉल्व कर लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती जाती है। और उसमें डिले होता है तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी डिले होता है। टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होंगी? प्रैक्टिसेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। तो हमारी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बात की जा रही है, तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। When was the National Planning Committee formed? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ? 1947 में, 1953 में, 1964 में, 1938 में? तो ये हमारा नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात किया है तो 1938 में हुआ है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के मतलब उसमें हुआ था, अध्यक्षता में, मतलब उन्होंने फॉर्म किया था। लर्निंग इन विच वॉलंटरी बिहेवियर इज स्ट्रेंथेंड बाय कॉन्सिक्वेंसेस इज कॉल्ड, जिस सीखने में परिणामों द्वारा व्यवहार मजबूत होता है वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाती है हमारी ऑपरेंट कंडीशन। नेक्स्ट है व्हेन वाज साक्षर भारत अभियान स्टार्टेड, साक्षर भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2002, 8 सितंबर 2009, 8 सितंबर 2011, 26 जनवरी 2006। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8 सितंबर 2009। नेक्स्ट है हु प्रपोज द रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध की रैंक अंतर विधि किसने दी है? फर्ग्यूसन, पियर्सन, फिशर या स्पेयरमैन ने? तो रैंक डिफरेंस मेथड की बात हो रही है, तो हमारी स्पेयरमैन हो जाएगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज द रिजल्ट ऑफ, बालक का विकास किसका परिणाम है? एनवायरमेंट का, हेरिडिटी का, एज का या ऑल ऑफ द अबव का? तो डेवलपमेंट जो है वो इन सब का परिणाम है, तो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअली ये पेपर काफी लेंथी है, इसमें टोटल 125 क्वेश्चंस है। तो मैं सोच रही थी कि आधे मैं आज करा देती हूँ आपको, और नेक्स्ट हम सेकंड वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन हम सेकंड वाले में कर लेते हैं, ठीक है? 61 से हम अब सेकंड वाले पार्ट में कर लेंगे। आज की में हम इतना ही रखते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।